Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. The topic which is under discussion today is the current situation in Pakistan, which is flood in Pakistan 2022. आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फ्लड के बारे में कि पाकिस्तान इस टाइम जिस सिचुएशन से गुज़र रहा है उसकी कॉजेज़ क्या हैं, उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं और उसकी प्रिवेंशंस क्या क्या हो सकते हैं। बारिश आता है तो पानी आता है और ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। बात तो ठीक है, लेकिन मसला क्या है कि हम इस चीज़ के लिए भी ख़ुद को प्रिपेयर नहीं करते। सिर्फ नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है ये, नेचुरल कॉज सिर्फ नेचुरल कॉज नहीं हम इसको कह सकते, इसमें हमारी भी गलतियां हैं जिसकी वजह से हमें इन सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हम देखते हैं फैक्ट्स क्या क्या हैं। फ्लड जो पाकिस्तान में आया हुआ है इस वक्त, उसकी वजह से कितने और कौन कौन से मसाइल पैदा हो चुके हैं। सबसे पहली बात तो ये अब तक का डेडलीस्ट फ्लड है। पहले 2010 में, 2011, 2012 पहले भी फ्लड आता रहा है, लेकिन ऐसा फ्लड जो है वो पहले नहीं आया। ये द मोस्ट डेडलीस्ट फ्लड है अब तक का, जिसमें पाकिस्तान का 75 to 80% एरिया जितना भी है वो पानी में डूब चुका है और लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात फेस करने पड़ रहे हैं। और अब तक जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 मिलियन पीपल जो हैं वो अफेक्ट हो चुके हैं। और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट अफेक्टेड एरियाज़ हैं वो हैं सिंध और बलूचिस्तान, ठीक है। और अब तक 1000 से ज़्यादा लोग जो है वो मर चुके हैं, जानवर मर चुके हैं, बिल्डिंग्स गिर चुकी हैं, घर गिर चुके हैं और सब कुछ पानी में बह गया है। और इसी वजह से इसको एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। अब आते हैं इसके कॉजेज़ पर कि कॉजेज़ फ्लड के क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि फ्लड जो है ये एक नेचुरल डिज़ास्टर ज़रूर है, ठीक है। नेचुरल कॉजेज़ भी इसके हैं, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से फ्लड जो है वो इतना ज़्यादा आ जाता है कि सब कुछ डूब जाता है और सब कुछ वो अपने साथ बहा कर ले जाता है। सबसे पहली रीज़न जो कि एक नेचुरल रीज़न है, हर साल हैवी मानसून रेनफॉल होती है। लेकिन नॉर्मली जो मानसून रेनफॉल का जो साइकिल्स हैं वो 4 to 5 होते हैं, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान में कौन सा साइकिल चल रहा है? 8th साइकिल चल रहा है। इतनी ज़्यादा इस दफ़ा बारिश हुई क्यों? इसकी भी क्या रीज़न है? जितने कॉजेज़ हम पढ़ेंगे उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होगी, ठीक है। तो अब इतनी ज़्यादा बारिश क्यों हो रही है? इसकी पहली रीज़न क्या है? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। क्लाइमेट चेंज की रीज़न क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जब बारिश होती है पानी इवेपोरेट हो जाता है हीट की वजह से और दोबारा से बारिश हो जाती है। तो जब ये रिपीटेडली ये काम होता है, गर्मी की वजह से पानी इवेपोरेट हो जाता है, दरियाओं से, समंदर से पानी जब इवेपोरेट होता है और उसके बाद दोबारा बारिश हो जाती है, ठीक है, फिर पानी इवेपोरेट होता है, फिर बारिश हो जाती है, तो इससे सैलाब आ जाता है। तो ये एक क्लाइमेट चेंज है जो एक रीज़न है फ्लड के पीछे। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग हुई क्यों? इसके पीछे भी अब रीज़न है। इसके पीछे क्या रीज़न है? सबसे पहले तो हम यूज़ करते हैं फॉसिल फ्यूल्स का, हम नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ करते हैं बिजली बनाने के लिए, एनर्जी जो हमारी नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए, जबकि हमारे पास एक चीपेस्ट वे है और एक ऑल्टरनेटिव वे है कि हम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलर, विंड पावर, जियोथर्मल, इनको यूज़ करते हुए हम बिजली बना सकते हैं या एनर्जी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। लेकिन हम चल रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से हुई है स्टार्ट, तब से इंडस्ट्रीज़ में जो पावर प्लांट्स बने उनमें कोयला, पेट्रोल, गैस, इस तरह की चीज़ें यूज़ हो रही हैं जो कि फॉसिल फ्यूल्स हैं। इनकी वजह से क्या होता है कि जब इंडस्ट्रीज से या पावर प्लांट से जो धुआं उठता है वो पॉइजनस गैसेस होती हैं, जिनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। जब ये ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती हैं, जब इनकी एमिशन होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। ओजोन लेयर की डिप्लीशन के पीछे ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन जो है वो एक मेन रीज़न है। और ये ग्रीन हाउस गैसेस की
इसकी रीज़न क्या है? यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, जो कि हम अपनी इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, व्हीकल्स में जो पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल की वजह से जो धुआं निकलता है गाड़ियों से, ट्रकों से, बाइक्स से, तो और उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में जो हम पेट्रोल यूज़ करते हैं या जो भी हम कोयला यूज़ करते हैं पावर प्लांट्स में, तो ये रीज़न बन जाती है किसकी? ग्लोबल वार्मिंग की। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, इसी गर्मी की वजह से वाटर इवेपोरेट होता है और रिपीटेडली बार बार बारिश होती है। उसके बाद मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, जब नॉर्दर्न साइड पर, जो हमारे नॉर्दर्न साइड है, वहाँ पर ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं बहुत तेज़ी से। क्यों हो रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग क्यों है? ये रीज़न हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो उससे भी सैलाब आता है। उसके बाद आ जाते हैं कि पाकिस्तान में डैम्स की बहुत ज़्यादा कमी है। पाकिस्तान में डैम्स बहुत कम है, जिसकी वजह से जब पानी जितना भी होता है वो सारा रिवर्स में जाता है, और रिवर्स और स्ट्रीम जो है जब पानी से भर जाती हैं तो फिर वो ओवरफ्लो हो जाती हैं। और यहाँ पर फिर हमें पता चलता है कि हमने डैम्स ना बनाकर कितनी बड़ी गलती की है, जब पाकिस्तान को सैलाब का सामना करना पड़ता है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डैमेज्ड है, जो कि अब फ्लड आने की वजह से और ज़्यादा डैमेज हो गया है। हमारे पास कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कोई रिजर्वॉयर्स नहीं है। इसकी क्या वजह है? हमारे पास क्यों नहीं है ये सारे तमाम तर सिस्टम जिसकी वजह से हम फ्लड को रोक सकते हैं? क्योंकि लैक ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग, क्योंकि हम प्लानिंग ही नहीं करते, हम प्रिपेयर ही नहीं होते पहले से इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन जब हमारे ऊपर ये आफत आ जाती है तब हर जगह पे हलचल मच जाती है कि ये क्यों हुआ। एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं वो कहते हैं तो आपकी वजह से, आपने डैम्स नहीं बनाए, इस वजह से ये हो रहा है। लेकिन जो भी हुकूमत आती है, डेवलपमेंट प्लानिंग नहीं हो रही, इनएडिक्वेट प्रिपरेशन की वजह से हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं है। अगर हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होते तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करते, हम ड्रेनेज सिस्टम बनाते, रिजर्वॉयर्स होते हैं हमारे पास, ताकि हम पानी को, जिसमें पानी सिंक हो सके और सैलाब का जो सामना है वो ना करना पड़े, डैम्स बनाते हम, अगर हम प्रिपेयर होने की कोशिश भी करते तो। उसके बाद रीज़न क्या है? डिफॉरेस्टेशन, दरख्तों का काटना। दरख्त कट जाते हैं, इसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। कोई प्लांटिंग नहीं है, कोई ट्रीज़ नहीं जो है हमारे पास, और जो है जिसकी वजह से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा है ग्लोबल वार्मिंग में कि जब ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है, ओजोन लेयर डिप्लीट होती है और हमें और भी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। लास्ट में जो रीज़न है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है, जो कि है इंडियाज़ कॉन्स्पिरेसी। इसके पीछे सिर्फ ये नेचुरल रीजंस या ये जो हमने रीजंस पढ़ी सिर्फ वही रीज़न नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960, सबको पता है इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, कि दरियाओं को डिवाइड कर दिया गया था जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ था, ठीक है। अब जो दरिया इंडिया की तरफ, हमारे दरिया जो है वो बहकर इंडिया में जाते हैं और इंडिया वाले इधर आते हैं। जब इंडिया दरियाओं में पानी छोड़ देता है, और ये एक साजिश है एक तरह की, ठीक है, इसको हम हाइब्रिड वॉर भी कहते हैं। पहले लड़ाइयाँ जंगें होती थी तलवारों से, हथियारों से, लेकिन अब ऐसा दौर आ गया है कि हर कंट्री तकरीबन वो कैसे जंग लड़ती है कि इस तरह जंग लड़ी जाए कि अगले का नुकसान भी हो जाए और हम पर इल्ज़ाम भी ना आए। हम डायरेक्टली वॉर नहीं लड़ेंगे, हम इनडायरेक्टली वॉर लड़ेंगे, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर, ठीक है। वो क्या होता है कि चुप करके वो हमारे दरियाओं में पानी छोड़ देते हैं। अब हालांकि जब उनको पता है कि पाकिस्तान में फ्लड आया हुआ है, इनको पानी की कोई ज़रूरत नहीं है, जब पानी की ज़रूरत नहीं होती और जब इस तरह की पहले ही आफत आई होती है तो वहाँ से पानी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हालात और मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। ये सिर्फ मानसून की बारिशों की वजह से पूरा पाकिस्तान नहीं डूब सकता, इसके पीछे और भी बहुत सारी रीजंस हैं, ठीक है। और जब हमें पानी की ज़रूरत होती है, जैसे कि खुश्क साली, ठीक है, कहत वगैरह, ये सब कुछ होता है, तो इंडिया हमें पानी प्रोवाइड ही नहीं करता, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है इंडिया की जो साजिश है इसके पीछे, जिसकी वजह से हमें इस तरह के हालात का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो है मेन कॉजेज़ थे फ्लड के पाकिस्तान में। अब आगे हम इसके पढ़ते हैं इम्पैक्ट्स और कौन कौन से प्रिवेंशंस हम ले सकते हैं। Now if we talk about the impacts of flood in Pakistan 2022, और अगर हम बात करें जनरली क्या
इम्पैक्ट्स होते हैं फ्लड के कहीं पर भी, तो वो अब हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले तो इन्फ्लेशन। अगर हम करंट सिनेरियो में देखें तो पाकिस्तान में हम एग्जांपल लेते हैं, सब्जियों की जो कीमत है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। टमाटर की कीमत कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जब फ्लड आया है, जो वेजिटेबल्स हम सिंध से मंगवाते हैं, सिंध जो है द मोस्ट अफेक्टेड एरिया है ड्यू टू फ्लड, तो वहाँ से जब चीज़ें यहाँ पर नहीं आ रही, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पंजाब में रहते हैं, अगर हमें वहाँ से चीज़ें यहाँ पर नहीं आ रही, तो यहाँ पर चीज़ों की क्या होगी, शॉर्टेज, और डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगी और चीज़ें नहीं होंगी तो फिर चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका इम्पैक्ट है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बाद वाटरबोर्न डिजीज़ेस। वाटरबोर्न डिजीज़ेस कैसे होंगी कि जो फ्लड आया है उसकी वजह से जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा कंटेमिनेट हो गया है, पानी जहरीला हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिजीज़ेस फैलती हैं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज। सैलाब आने की वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा डैमेज था, लेकिन इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर और डैमेज हो गया। बिल्डिंग्स गिर गई, घर गिर गए, घर बह गए, हर चीज़ तबाह हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद इकोसिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो रहा है मज़ीद, और जहाँ पर भी फ्लड आता है वहाँ पर ये जो है ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। उसके बाद लाइफ स्टॉक लॉस। हमने अपने घरों के साथ, लोगों के साथ जो है, इसके अलावा लाइफ स्टॉक या लोगों के जो ज़रिया मुआश था वो भी उनसे छिन गया। ठीक है, लोगों के जानवर जितने थे वो मर गए, पानी में बह गए, डूब गए। उसके अलावा मैस माइग्रेशन। मैस माइग्रेशन मतलब जब फ्लड आया है, अब सिंध और बलूचिस्तान जो है वो मोस्ट अफेक्टेड एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर तो इतना ज़्यादा वहाँ हालात ख़राब है कि वहाँ से लोगों ने माइग्रेट करके कहाँ आना है, यहाँ पंजाब वाली साइड पर। ठीक है, तो लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद में जो माइग्रेशन है वो होगी। उसके बाद हिंडर इकोनॉमिक ग्रोथ। हम फ्लड आने की वजह से हर तरफ से मसाइल पैदा होते हैं। जब फ्लड आता है हर चीज़ रुक जाती है, तो उसके साथ साथ क्या हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी रुक चुकी है। हम माली तौर पर भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसके बाद पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस। पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों? जैसे कि अब हो रहा है कि जब सैलाब आता है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में लड़ना शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाती है कि पाकिस्तान में डैम इसकी वजह से नहीं बने, दूसरा कहेगा उसकी वजह से नहीं बने, तो पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस भी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, आजकल तो वैसे पॉलिटिकल ही हम इतने ज़्यादा पॉलिटिकली अनस्टेबल हैं कि यहाँ पाकिस्तान में फ्लड आया हुआ है और आप देख सकते हैं कि लोगों को या पॉलिटिशियंस को अपनी पड़ी है, उनको इलेक्शंस की पड़ी हुई है, उन्हें लोगों की कोई परवाह नहीं है। उसके बाद बिज़नेस शटडाउन्स। जो लोगों का ज़रिया मुआश जो है वो बंद हो गया, लोगों के बिज़नेस जो हैं वो बंद हो गए हैं, हर जगह पर पानी है, लोगों के बिज़नेस नहीं चल रहे, तो उनको माली तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसके बाद है डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स। लोगों की जो फसलें थी वो सारी की सारी तबाह हो चुकी हैं ड्यू टू फ्लड। और अब हम देखते हैं कि इसकी प्रिवेंशंस क्या क्या हो सकती हैं, हम कौन से ऐसे जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे जिसकी वजह से हम फ्यूचर में जो फ्लड है उसको किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें डैम्स की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान में डैम्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डैम्स की पाकिस्तान में कमी है। उसके बाद प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रिपरेशन ज़रूरी है। हमें इस चीज़ के लिए कमेटी बनानी चाहिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, ताकि हम मज़ीद नेक्स्ट आने वाले जो डिज़ास्टर्स हैं हम उनको रोक सकें। उसके बाद एफॉरेस्टेशन, हमें डीफॉरेस्टेशन रोकनी होगी। डीफॉरेस्टेशन होती है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से सैलाब आता है। उसके बाद अवेयरनेस स्टार्ट करनी होगी, लोगों को भी इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि फ्लड आएगा तो हम क्या, लैक ऑफ प्रिपरेशन यही तो है कि लोगों को भी अवेयरनेस नहीं है कि वो पहले से इस चीज़ के लिए रेडी रहें। अवेयरनेस हो कि फ्लड आएगा तो हमें कहाँ मूव करना है, किस वक्त मूव करना है, किस जगह पर मूव करना है। ठीक है, तो ये था
impacts of flood, preventions of flood, and causes of flood in Pakistan 2022. And this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video, then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.